इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप का प्रिज्म है। तीनों एंगल 60 डिग्री। और हमने क्या किया, एक फेस पर परपेंडिकुलरली लाइट को इंसिडेंट कर दिया। मतलब इस तरह से देखो, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, वो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। राइट? अब ध्यान दो, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री बनेगा। और एसी इंटरफेस पर अगर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कुछ इस तरह की होगी। तो इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। अब ध्यान दो बेटे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 दिया हुआ है ना। साइन ऑफ 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। 1.732/2, बेसिकली 0.866। और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल अगर हम निकालें इस एयर ग्लास इंटरफेस के लिए, तो ये 1/3/2 के बराबर है। मतलब 2/3 के बराबर, यानी 0.67 कितना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साइन 60 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब ये जो 60 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा और ये रे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्शन कैसा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी 60 डिग्री ही आएगा। अब ये 60 डिग्री है, तो इधर जो ये छोटा एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से रे ऐसे सीधे निकल जाएगा। अब हमें किस किस के बीच में एंगल पूछ रहे हैं बच्चे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल पूछ रहे हैं। तो देखो, ये इंसिडेंट रे है, इसको आगे एक्सटेंड कर दें अपन, है ना। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा। ये 60 है तो इधर वाला भी 60 डिग्री आ जाएगा। ये 60 है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन। तो इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो ये पूरा एंगल है। और ये पूरा एंगल को हम क्या कहेंगे, दिस इज 60 डिग्री। तो ये तो हुआ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का D2। पार्ट 1 में से और कोई डाउट है क्या बेटे? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 D4, पार्ट 1 का D4। देखो भाई, पार्ट 1 का D4 क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a prism is mu. Find the maximum angle of prism for which ray incident on it will be transmitted through other face without total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बिना ट्रांसमिट हो जाए। तो देखो भाई, बात क्या है, एंगल हमें ए दिया। अच्छा ध्यान दो, हमने नो ट्रांसमिशन की कंडीशन पढ़ी हुई थी, है ना। फॉर नो ट्रांसमिशन,
from the other face. अच्छा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? फ्रॉम अदर फेस, इसकी हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी? ए मस्ट बी ग्रेटर देन 2c, है ना? तो इसका मतलब इसका ए ग्रेटर देन 2c हो जाए तब तो कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि ट्रांसमिशन हो। तो फॉर ट्रांसमिशन हम क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर ट्रांसमिशन ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2c, ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स a/2 must be less than or equal to c। दोनों तरफ हम साइन ले लें, तो साइन a/2 must be less than equal to साइन c। तो क्या हो जाएगा? साइन a/2 must be less than equal to 1 by mu। That means mu should be less than or equal to 1 by sin a/2, राइट? क्या कंडीशन आ गई बेटे? म्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 बाई साइन a/2। इसका मतलब म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटे? ये आ गई 1 बाई साइन a/2। ये म्यू की मैक्सिमम वैल्यू इतनी। नहीं, वो ये नहीं बोल रहे हैं, देखो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारी रेस विदाउट टीआईआर ट्रांसमिट हो जाएं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? for which a ray incident on it will be transmitted through other phase without total internal reflection, right? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि सारी रेज विदाउट टीआईआर ट्रांसमिट हो जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा हुआ, है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है बेटे? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? तो मैक्सिमम एंगल की क्या बात है? ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2c। तो ए मैक्स कितना आ जाएगा? यहां से अपन लिख सकते हैं ए मैक्स is equal to 2c on c is sin inverse 1 by mu। तो ये मैक्सिमम एंगल इतना आ जाए, है ना? अच्छा देखो, एक बच्चा का डाउट है कि सर इसमें अगर ऐसा पूछ लिया जाए, इफ इट इज आस्क्ड, इफ वी वांट टू फाइंड अ कंडीशन so that all the ray all the rays incident on AB, all the rays incident on AB pass through AC without TIR। किसी भी रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही ना, पास थ्रू एसी विदाउट टीआईआर, तो इसकी भी कंडीशन हम पता कर सकते हैं। इस केस में देखो क्या होगा कि सबसे ज्यादा चांस टीआईआर होने का किसका है? हमने पढ़ा हुआ है जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है, R1 कम होता है, R2 बढ़ता है, इम्प्लाइज चांसेस ऑफ टीआईआर बढ़ता है। ठीक है? तो इसका मतलब फॉर आई मिनिमम chances of TIR are maximum।
तो I equal to 0 degree is the minimum angle of incidence. So if we make sure that this ray transmits through prism, gets transmitted through prism without TIR, तो इसका मतलब क्या है? This implies all other ray will also be transmitted without TIR. बाकी रेस भी TIR के बिना ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर 0 डिग्री वाली रे निकल जाती जिसके ट्रांसमिशन TIR के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, अगर वो भी निकल जाती तो बाकी सारी रेस भी निकल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? फॉर I इक्वल टू 0 डिग्री R1 will be 0 degree and R2 will be equal to A, और हम चाहते हैं कि इस रे का भी ट्रांसमिशन हो जाए, तो दैट मीन्स A must be less than critical angle. A must be less than or equal to critical angle. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जिस रे का TIR का चांसेस सबसे ज्यादा था वो उसका भी TIR नहीं हो रहा, इसका मतलब किसी भी रे का TIR नहीं होगा। हमने क्या कर दिया? We made sure that even the ray with the highest chances of TIR also passes through the other phase without TIR. इसका मतलब rest all of the rays will pass through without TIR. ठीक है, तो ये कंडीशन दूसरी है। ये कौन सी है? कि सारी रे बिना TIR के पास हो जाए। ये जो क्वेश्चन था D4 वाला, उसमें ये नहीं पूछा था। उसमें क्या पूछा था कि कोई भी रे, कम से कम एक रे ही पास हो जाए भैया, उसमें ये पूछा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हमने कहा है कि अगर A 2C से बड़ा हो गया तो क्या होगा? एक सॉरी, एक भी रे पास नहीं हो पाती, तो क्या होना चाहिए? 2C से तो छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो A की मैक्सिमम वैल्यू तो 2C। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो दोबारा पढ़ो क्या बोल रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव index of prism is mu. Find the maximum angle of the prism for which a ray incident on it
will be transmitted through other phase without total internal reflection, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर अपेक्स एंगल 2C से बड़ा हो जाए तो कोई भी रे बिना TIR के पास नहीं हो पाती, राइट। कब? जब अपेक्स एंगल 2C से बड़ा हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई रे, कम से कम एक रे तो पास हो जाए प्रिज्म से, तो उसके लिए मुझे इसकी अपोजिट कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी ना। ए ग्रेटर देन 2C पर एक भी रे पास नहीं हो पाती। मैं चाहता हूं कम से कम एक रे तो निकल जाए, तो क्या करना पड़ेगा? अपेक्स एंगल को लेस देन इक्वल टू 2C करना पड़ेगा। अपेक्स एंगल मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2C, ये करना पड़ेगा। ओके बच्चों, अभी समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। उसके बाद जो मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 1 पे दे दिया है अपन, राइट। और पेज नंबर 1 पे भी क्या है, हमने ज्यादा कैलकुलेशन कर दी, इतने की जरूरत ही नहीं थी। अपने को तो सिंपली इतना लिखना था कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी अब, ठीक है। बस इतने से ही अपना आंसर आ जाता। हमें पता है नो ट्रांसमिशन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर नो ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर फेस ए टू सी से बड़ा होना चाहिए। तो इसकी अब इन इक्वालिटी को रिवर्स कर दें, तो ट्रांसमिशन के लिए क्या हो जाएगा, ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2C। ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2C, इसका मतलब ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 2C। सी की वैल्यू पुट कर दी, तो ए मैक्स म्यू के टर्म्स में आंसर आ गया। हाँ हाँ बेटा, ये अभी एडवांस की शीट डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद मेंस की डिस्कस कर लेंगे। अब ये सेकंड पेज पे क्या किया है मैंने, सेकंड पेज पे एक बच्चे ने सवाल पूछा था, उसने ये कहा था कि सर हमें अगर ये कंडीशन निकालनी हो कि सारी की सारी रेज ही बिना TIR के पास हो जाए, कंडीशन फॉर ऑल रेज टू पास विदाउट TIR, तो वो हमने यहाँ पर निकाली। सारी की सारी रेस TIR के बिना पास हो जाए, वो कंडीशन हमने यहाँ पे। बेटे ABAC अपना स्टैंडर्ड डायग्राम ध्यान रखो। ABAC मतलब ऐसा है, AB से रे एंटर कर रही है, AC से बाहर निकल रही है। जब भी मैं ABAC को रेफर करूं तो ये ABAC का मतलब ऐसा, जिनके बीच में एंगल हम A बोलते हैं, वो AB, ठीक है। इस पेज पे मैंने क्या किया है, कंडीशन फॉर ऑल रेस टू पास विदाउट TIR लिखी। अब देखो हम चाहते हैं कि सारी की सारी रे पास हो जाए, तो हमने क्या कहा कि भाई जिस एंगल का TIR का चांसेस सबसे ज्यादा था उसका भी TIR ना हो। अब TIR का चांसेस सबसे ज्यादा किसका होता है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम होता है। व्हाट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो R1 भी 0 हो जाएगा, तो R2 A के बराबर हो जाएगा। इस केस में R2 की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मेरे को। मैं चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए, मतलब इस रे का भी क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे कम हो जाए, यानी कि इस रे का भी TIR ना हो पाए। और जब इसी का TIR नहीं हो पा रहा है, अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 डिग्री से बढ़ाने लगोगे तो R1 बढ़ जाएगा, और R1 बढ़ जाएगा तो R2 और कम हो जाएगा। तो जब
R2 पहले वाली वैल्यू के लिए TIR नहीं हो पा रहा था, तो उससे कम एंगल के लिए तो R2 के लिए तो TIR हो ही नहीं पाएगा। तो A लेस देन इक्वल टू C ये कंडीशन किसकी है? फॉर ऑल रेज टू पास विदाउट TIR की कंडीशन ये, ठीक है। ये पेज 1 और पेज 2 समझ में आ गए भाई सबको? Are these two clear to everybody? Page 1, page 2. Okay, very good. अब उसके बाद क्या है? सेक्शन ई में से जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करने हैं हमको। सेक्शन ई में कुछ लोगों ने लिख के भेजे थे मेरे को, क्या थे मैं एक बार देख लेता हूँ। 2457, 2457। ओके, ठीक है। बाकी जो सब तुम भेज रहे हो वो 2457 का सबसेट ही है, तो 2457 कवर्स ऑल। 3 में भी डाउट है क्या? E3 का फर्स्ट पार्ट, तो 2, 3, 4, 5, 7 ये सेक्शन ई में से था। देखो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले E2 की बात कर लेते हैं। E2 क्या है बच्चों? A point object lies inside a transparent solid sphere of radius 20 centimeter and refractive index n equal to 2. When the object is viewed from air through the nearest surface, it is seen at a distance 5 centimeter from the surface. Find the apparent distance of object when it is seen through the farthest surface of the curve. तो देखो बेटे इसका मतलब क्या है? इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के बराबर, ठीक है, और रेडियस इसकी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब मान देखो ऑब्जेक्ट कहीं इस जगह पे रखा हुआ, मतलब किसी एक सरफेस के, इस केस में राइट वाली सरफेस के पास में है। ये राइट वाली सरफेस को अपन क्या कहेंगे? नियरर सरफेस। और लेफ्ट वाली सरफेस को इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहेंगे? फार्दर सरफेस, ठीक है। नियरेस्ट और फार्देस्ट दोनों ही दूरी क्या होंगी? परपेंडिकुलर वाली हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो कि एक ऑब्जर्वर इधर है जो इस वाली सरफेस के थ्रू देख रहा है, उसको ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देता है? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस दिखाई देता है। सरफेस से कितना? 5 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देती। तो अब हम क्या करें? देखो ऑब्जेक्ट से रेज इस तरह से जा रही हैं पहले, तो इसका मतलब राइट साइड को पॉजिटिव मान लें, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x मान लो सरफेस से, ये 2 से 1 में जा रही है रे, तो n1 2 और n2 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 को लिख देते हैं 1, v को लिख देंगे -5, n1 को लिख देंगे 2, u को लिख देंगे -x इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई आर। आर को लिख देंगे कितना? -20। क्या आ जाएगा? -1/5 प्लस 2/x। 1 माइनस 2 इज -1, तो 1/20। तो 2/x की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 1/5 प्लस 1/20।
20। तो यहाँ से हम 20 एलसीएम ले लें, 4 + 1, तो 2/x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2/x = 5/20, राइट। 1/4, तो x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है वो पहली सरफेस से कितना दूरी पे रखा हुआ है, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब हम इस दूसरे ऑब्जर्वर के लिए बात कर लेते हैं, जो कि इस दूर वाली सरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट को देख रहा है, राइट। इसको O2 नाम देते हैं, फॉर ऑब्जर्वर। इसके लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो रेज ऐसे जा रही हैं, मतलब अब इसके लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, राइट साइड नेगेटिव हो जाएगी। तो लिखेंगे N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 minus N1/R। So that means N2 is 1/V minus 2 divided by U। U कितना होगा? देखो, रेडियस इसकी 20 दी हुई है और ये डिस्टेंस x है, तो डायमीटर 40 हो जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये पूरी डिस्टेंस 40 माइनस x मतलब 32 हो जाएगी। तो u को लिखेंगे -32 इक्वल टू N2 minus N1 डिवाइडेड बाय R, वो हो जाएगा -20। तो व्हाट आई गेट इज 1/V प्लस 1/16, 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1/-20, तो 1/20, यानी 1/V की वैल्यू हो जाएगी 1/20 माइनस 1/16। 80 एलसीएम आ जाता है, 4 - 5, यानी V कितना आ गया बेटे? -80। तो उधर वाला जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा? 80 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही, राइट बच्चों। उसके बाद बात करते हैं E3 का पार्ट 1। E3 का पार्ट 1 क्या है? An object is placed 10 centimeter away from a glass piece जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है, बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ रेडाई 10 सेंटीमीटर, दोनों तरफ 10-10 सेंटीमीटर के रेडियस हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस एट द स्फेरिकल सरफेस। E3 वाला डाउट, यही वाला ना जो मैं पढ़ रहा हूँ, यही क्वेश्चन डाउट है ना बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्रैक्शंस एट द स्फेरिकल सरफेस। तो देखो, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन कराना है, पहली सरफेस जो इमेज बनाएगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये कुछ ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर पे ही रखा। तो हम पहली सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो N2/V माइनस N1/U
इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर। तो क्या हो जाएगा 3/2V प्लस 1/10। 3/2 माइनस 1 इज 1/2, तो 1/20। दैट मीन्स 3/2V is 1/20 minus 1/10। तो ये हो जाएगा कितना, -1/20। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, -30। ऐसी v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब -30 मतलब लेफ्ट साइड में ही इमेज बनी है, कहाँ पे, 30 सेंटीमीटर इधर। अब ये 30 है, इसमें 20 ऐड करते हैं तो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 50। तो ये जो I1 है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन रेज जो हैं वो चल तो ग्लास में ही रही हैं, बस I1 से आती हुई लग रही हैं। ग्लास से एयर में जाएंगी रेज, ग्लास से एयर में जाएंगी, तो क्या लिखेंगे N2/V माइनस N1/U, U को क्या लिख देंगे -50 इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। R हो जाएगा -10। तो 1/V प्लस 3/100 इक्वल टू 1/20। तो 1/B की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 1/20 माइनस 3/100। यहाँ से आप 100 एलसीएम लो, 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो B की क्या वैल्यू आ जाएगी 100/2, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज जो है वो राइट साइड में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े। ये बात समझ में आती है बेटे। उसके बाद E4, देखो E4 क्या है। E4 में हमें दिया हुआ है देयर इज अ स्मॉल एयर बबल inside a glass sphere of refractive index 1.5 of radius 5 centimeter. The bubble O is at 7.5 centimeter below the surface of the glass. देखो कुछ ऐसा है, ये एक ग्लास स्फेयर है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पानी के अंदर रखा हुआ है। और सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर नीचे। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बबल है O, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है कितनी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, एयर में, तो उसको फाइनल इमेज कहाँ दिखाई देगी। देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से रेज ग्लास में चलेंगी, मतलब 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में चलेंगी, और 3/2 से जाएंगी 4/3 में, 3/2 से जाएंगी 4/3 में, मतलब ग्लास से वाटर में जाएंगे, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। और
अपवर्ड साइड को पॉजिटिव बोल रहे हैं, डाउनवर्ड साइड को नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वही है। तो लिखेंगे N2 यानी 4/3/V माइनस N1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई U को कितना लिखेंगे -7.5 इक्वल टू N2 माइनस N1 यानी 4/3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई R कितना होगा इसका -5। तो क्या हो जाएगा 4/3V प्लस 3/15 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2। अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बेटे 4/3 माइनस 3/2 है तो 8 6 एलसीएम आ जाता है 3 2 6 8 माइनस 9 तो -1/6 आ जाएगा तो 1/30 आ जाएगा 4/3V प्लस ये 1/5 लिख सकते हैं इसको दिस इज इक्वल टू 1/30। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4/3V इज 1/30 माइनस 1/5 30 एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 6 ऐसा आ जाएगा। तो 4/3V को क्या लिखेंगे माइनस 5/30 यानी -1/6 3 2 6 तो V की क्या वैल्यू आ जाएगी -8। ये V की वैल्यू इतनी V की वैल्यू आ जाएगी -8 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। ठीक है तो -8 मतलब सरफेस से नीचे ही हुआ, नेगेटिव मतलब सरफेस से नीचे 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है 7.5 सेंटीमीटर, वो जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है 8 सेंटीमीटर पर। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जो रेज उधर पानी में गई हैं, ठीक है, अब जो रेज गई हैं किधर पानी में, वो इस 8 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से आती हुई लग रही। किस पॉइंट से आती हुई लग रही है 8 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से आती हुई लग रही है। ठीक है हाँ सॉरी, ये तो यहाँ पे पीछे ये रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ से आती है, ये अलग। ठीक है इन रेस को इधर आगे एक्सटेंड करना है। एक्चुअल में ये रेस आई कहाँ से थी 7.5 सेंटीमीटर वाले पॉइंट। तो वास्तव में ये रेज ऐसे इंसिडेंट हुई जहां पर एक्चुअल में हमारा वो बबल रखा हुआ है, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसी हो गई कि लग रहा है कहाँ से आ रही हैं 8 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से। तो अब क्या होगा, ये वाली जो सरफेस है इस सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ I1 एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन सरफेस। ठीक है तो ये डिस्टेंस है 10 और यहाँ से 8 सेंटीमीटर और नीचे तो 10 और 8 18, तो D की वैल्यू 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आप लिख दो D डैश इक्वल टू D बाई NI बाई NR। तो 18 और NI क्या है दैट इज 4/3, तो 4/3 डिवाइड बाई ऐसा है।
तो डी डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 18/4 इंटू 9 3 27, 27/2 करेंगे तो 13.5 सेंटीमीटर। कहाँ पर बनेगी भाई, 13.5। ये बात समझ में आती। लास्ट पार्ट एक बार वापस समझाएं। देखो बेटे क्या होगा, यहाँ से स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था, हमने V-8 पता कर लिया था। अब जो रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई इधर गई, वो कहाँ से आते हुए लग रही हैं, इस सरफेस से 8 सेंटीमीटर नीचे से आती हुई लग रही है। अब यही की यही रेज पानी और एयर के इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस होगा। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, तो सरफेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, सरफेस से डिस्टेंस हो जाएगी 10 + 8, 10 सेंटीमीटर + 8 सेंटीमीटर, यानी कितने, 18 सेंटीमीटर। तो 18 डिवाइडेड बाई 4/3/1 ऐसा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा E4, ठीक है। और हमें क्या डिस्कस करना था, E5 एंड E7। देखो E5 क्या है बच्चों, E5 में हमसे पूछ रहे हैं कि a small object Q of length 1 mm lies along the principal axis of a spherical glass of radius 10 centimeter, refractive index 3/2. The object is seen from here along the principal axis from the left side से देख रहे हैं। The distance of object from the center is 5 centimeter. Find the size of the image, if is it real or inverted। तो देखो क्या है, ये हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है और ये जो लाइन है ये उस ग्लास स्फीयर की प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, सेंटर से पास होने वाली लाइन हो गई, ठीक है। और इस लाइन पर इस लाइन पर क्या है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा। ये ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, इसकी साइज है 1 मिलीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी दूरी कितनी आ जाएगी बेटे, 10 और 5 15 सेंटीमीटर, ये पूरी इसकी सरफेस से दूरी आ जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, इधर लेफ्ट साइड से इसको देख रहा है, तो कहाँ पे दिखाई देगा ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करें, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R को कितना लिख दें, -10। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा,
तो +1/10 आ जाएगा। 1 माइनस 3/2 तो -1/2 तो 1/20 आ जाएगा। तो 1/b की वैल्यू आ जाएगी 1/20 -1/10। 20 एलसीएम आ गया। 1 -2 हमने इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि b की क्या वैल्यू आ गई, -20 सेंटीमीटर b की वैल्यू। अब देखो, मैग्निफिकेशन की जगह की बात अगर अपन करें तो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है और 1 मिलीमीटर को छोटी डायमेंशन मान सकते हैं। तो dv को हम क्या लिख सकते हैं, n1/n2 इंटू v² / u² मल्टीप्लाइड बाई du। ठीक है। अब देखो ये वाला जो फैक्टर है यही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। क्या हम बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव? ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। इसका मतलब कोई इन्वर्जन तो नहीं होगा। और इमेज की साइज बनानी है तो n1 को रख दोगे 3/2, n2 को रख देंगे 1, v/u का होल स्क्वायर करते हैं तो -20 डिवाइडेड बाई u था -15, इसका होल स्क्वायर करना है हमें। तो 3/2, ये कैंसिल हो गया। 5 4 जा 20, 5 3 जा 13, 4/3 का होल स्क्वायर तो 16/9 ऐसा है। तो अब dv को हम इमेज की हाइट की तरह से मान सकते हैं, इमेज की लेंथ की तरह से मान सकते हैं। 8/3 मिलीमीटर की इमेज बनेगी और कहाँ पे बनेगी, -20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो -20 मतलब बिल्कुल यहाँ पर बनेगी, राइट, बिल्कुल यहाँ पे बनेगी। और उसकी साइज क्या होगी, 8/3 mm उसकी साइज। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? ये कौन सा क्वेश्चन है बेटे हमारा? ये है क्वेश्चन नंबर E5। du -1 नहीं होगा बेटे, उसको आप कुछ भी मान लो, मतलब हाँ -1 ले लो। तो द पॉइंट इज कि जो भी साइन du का होगा वही साइन dv का होगा। du एंड dv विल हैव सेम साइन। तो आप du को नेगेटिव ले लोगे तो dv भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो इसको इस तरह से बना सकते थे। ठीक है। तो जैसे, ठीक है, अभी अपन ने ए की इमेज पता कर ली थी, तो तुम कह सकते हो साहब यहाँ पर ए है, ए की इमेज यहाँ बनी, और बी जो है वो ए के राइट में है तो उसकी इमेज भी ए के राइट में बनेगी। तो बी डैश, such that this length will be 8/3 mm। अच्छा, पेज नंबर 2 एक कोई बच्चा देखना चाहता है यार, पेज नंबर 2 ये रहा बेटा। अच्छा, अब इसको बाद में देख लेना यार, है ना, पेज नंबर 2 को बाद में देखना, अभी हम इसका डिस्कशन कंप्लीट करते हैं पहले। और E5 के बाद और क्या डाउट था बेटे? E7, E7 की बात करते हैं। E7 में क्या बोल रहे हैं? हम्म,
A quarter cylinder of radius r and refractive index 1.5 is placed on a table. A point object P is kept at a distance mr from it. Find the value of m for which a ray of light from P will emerge parallel to the table as shown in the. तो देखो कुछ ऐसा अपने पास क्वार्टर सिलेंडर ग्लास ट्यूब रखें, है? इसकी रेडियस क्या है? रेडियस है r, और जो प्लेन सरफेस है उससे कितने डिस्टेंस पर, एम आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा, उससे एम आर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1. A point object P is kept at a distance mr from it. इसको P नाम. Find the value of m for which a ray from P will emerge parallel to the table as shown in the figure. देखो कोई भी जनरल रे अगर पैरेलल इमर्ज हो जा रही है ना, इसका मतलब क्या है? अच्छा, बीच ये ऐसे पैरेलल नहीं हो रही, फाइनली पैरेलली इमर्ज हो रही है। मतलब किस तरीके से? आ, यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है, फाइनली पैरेलली इमर्ज। इसका मतलब क्या है? क्या हम बोल सकते हैं इसका मतलब ये है कि फाइनल इमेज formed by formed due to refraction from spherical surface will lie at infinity. Will lie at, तो हम क्या लिखें? देखो इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब दो बार इमेज बनेगी। पहले फर्स्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय प्लेन सरफेस, सेकंड इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो सेकंड इमेज है वो इंफिनिटी पे लाई कर रही है। तो पहले अपन फर्स्ट इमेज की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे डी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर। तो डी को मैं लिख दूंगा एम आर डिवाइडेड बाई एन आई इज 1 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5 एम आर। ये डिस्टेंस 1.5 एम आर ऐसी। मतलब क्या है? ये रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि यहाँ पर 1.5 एम आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उधर से आती हुई। और हम चाहते हैं कि क्या हो जाए, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट, मतलब यहां से अब इमेज बन जाए कहां पर? इन्फिनिटी पर। तो अब ये इस सरफेस के लिए ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो कि कितनी दूरी पर है बच्चों? 1.5 एम आर की दूरी पर।
अच्छा 1.5 mr from the plane surface. So from spherical surface it is 1.5 mr plus r, right? तो फॉर्मूला लगा दें, n2 by v minus n1 by u is n2 minus n1 by r. n2 को लिख देंगे 1, v को लिख देंगे इंफिनिटी, माइनस n1 को लिख देंगे 1.5, u को कितना लिख देंगे माइनस ऑफ 1.5 mr plus r इक्वल टू n2 माइनस n1, तो 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस r। तो ये 1 बाय इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस आ जाएगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से r कॉमन आया, 1.5 m प्लस 1, 1 माइनस 1.5 को क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय माइनस r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 3 से कटेगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 1.5 m प्लस 1, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3m बाई 2, तो m की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से 4/3 m की वैल्यू। ये बात समझ में आती है भाई सबको? अच्छा, अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 से क्या क्या डाउट्स हैं बच्चों को पूछ लो। पार्ट 2 का डाउट है D2 D5 एंड E4। अभी तक क्या क्या डाउट आए हैं? D2 आया है, D5 आया है, E4 आया है, D3 आया है, D6 आया है। पार्ट 2 से अभी इनकी डिमांड ज्यादा आ रही है, तो इन पे पहले बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट पार्ट। E3 और E5 की भी बात होती है। E5 नहीं, E4। ठीक, तो D2 से चालू करते हैं। D2 क्या है बच्चों? Prism having refractive index √2 and refracting angle 30 degree has one of the refracting surfaces polished. A beam of light incident on the other refracting surface will retrace its path if the angle of incidence is। देखो बेटे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और बेसिकली ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, मतलब उसको मिरर के जैसा बना दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, हमको बोल रहे हैं ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करो दूसरे सरफेस पर। मान लो मैंने AC को पॉलिश कर दिया, तो AB पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा पता करो कि जब रे AC पर गिरे तो वहां से पाथ रिट्रेस हो जाए। देखो पाथ रिट्रेस होने की कंडीशन तो होती है कि नॉर्मली इंसिडेंट, तो रे इस प्रकार से इंसिडेंट होनी चाहिए, तब जाकर के पाथ रिट्रेस होगा। अब अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इधर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए
कि 30 डिग्री पर रे रिफ्रैक्ट हो। 30 डिग्री पर रे रिफ्रैक्ट होगी तो अपने आप ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, और ये एंगल अगर 90 डिग्री आ गया तो पाथ रिट्रेस होना चालू हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगा दें, क्या लगा दें, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन आई की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटे, √2 इंटू 1/2, मतलब 1/√2। तो आई आ जाएगा 45, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। उसके बाद D4 में भी डाउट पूछ रहा है एक बच्चा, D4 का पार्ट सी में डाउट। देखो D4 क्या है बेटे, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री के बराबर है। बस बेटा ये खत्म होने वाला ही है, इसके बाद मेंस चालू कर देंगे। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन के लिए हमें पता है, फॉर डेल्टा मैक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री रख देते हैं ना बच्चों। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप 90 डिग्री रख दो, मतलब लाइट को हम इस तरह से भेजते हैं। लाइट को इस तरह से, हाँ क्लास में किया था वैसे हमने, इसी तरह का क्वेश्चन किया। अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो अब धीरे धीरे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। तो साइन आर 1/√2 आ जाता है, आर 45 डिग्री है। तो आर कितना आ गया, 45 डिग्री। ये एंगल, अब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, राइट। और ये 45 है तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटे, 60 + 45 अगर मैं कर दूं तो 105 डिग्री ये एंगल हो जाता है। तो नॉर्मल जब आप ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 15 डिग्री का एंगल। अब 15 डिग्री का एंगल बनेगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे पता करेंगे, √2 इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो ई की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन। तो डेल्टा मैक्स हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है 90 डिग्री, ई कितना है साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन 15 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस साइन इनवर्स ऑफ √2 साइन, ऐसा है। ओके, ये D4 का सी हो गया। इसके बाद D5 की बात कर लेते हैं। D3 भी डाउट है, D3। ठीक है, D3, D5, D3 क्या, a ray of light incident at angle I on a surface of prism of small angle I, small angle A, emerges normally from the opposite surface. If refractive index of the material of prism is mu, the angle of incidence I is nearly equal to। स्मॉल एंगल पर मैंने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया,
ए स्मॉल एंगल है और रे क्या होती है, दूसरे सरफेस से नॉर्मली निकल जाती, दूसरे सरफेस से कैसे निकल गई, नॉर्मली निकल, नॉर्मली निकलने का मतलब क्या होता है बेटे, नॉर्मली निकलने का मतलब होता है कि एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो हो, एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो है, इसका मतलब R2 भी जीरो रहा होगा, इसका मतलब R1 A के बराबर रहा, राइट। और अभी हम स्नेल्स लॉ लगा दें तो 1 × sin I बराबर होगा किसके, म्यू इंटू साइन R1, तो वो हो जाएगा A के बराबर। नाउ सिंस A इज अ स्मॉल एंगल, I will also be small, तो साइन A को A लिख देंगे और साइन I को I लिख देंगे, तो I की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली म्यू इंटू A के बराबर ही आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा D3। ये D3 समझ में आया सबको, ठीक है। हमसे कहा था कि नॉर्मली इमर्ज हो जाए, नॉर्मली इमर्ज हो जाए मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो, एंगल ऑफ इमरजेंस जीरो है तो R2 जीरो होगा, R2 जीरो होगा तो R1 A होगा, और R1 जब A के बराबर पता चल गया तो मैंने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा दिया और अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, साइन A को A लिख दिया, साइन I को I लिख दिया, तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा डाउट था फिर अपने पास, D6, D6, D6 में क्या बोल रहे हैं बेटे, D6 में हमको बोल रहे हैं, अरे ये D6 तो क्लास में किया था ना, D5 में भी डाउट, D5 क्या है भाई, D5 में हमसे पूछ रहे थे मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल 90 डिग्री फॉर विच लाइट में बी ट्रांसमिटेड, कितने मैक्सिमम एंगल के लिए लाइट ट्रांसमिट की जा सकती है। तो देखो हमें ये पता है कि अगर A ग्रेटर देन 2C हो जाए तो नो ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, इसका मतलब फॉर ट्रांसमिशन A must be less than equal to 2C, A must be less than equal to 2C। अब यहाँ पर A हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2C, इसका मतलब 45 डिग्री मस्ट बी लेस देन इक्वल टू C, तो C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45, C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि साइन C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन C को लिखेंगे 1/μ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, यानी कि म्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, म्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखो D6 भी देख लो, ये भी कुछ लोगों की इच्छा है, तो D6 में क्या है बेटे, prism having an apex angle 4 degree refractivity is located in front of a vertical plane mirror horizontal ray of light, the total angle which through which the ray is deviated, देखो prism कितना deviate करेगा, deviation due to prism is n mu minus 1 into A, that is 2 degree in which direction, clockwise direction, तो मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 2 डिग्री आ जाएगा, तो डेविएशन ऑफ मिरर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, तो दैट इज 180 डिग्री माइनस 4 डिग्री, यानी 176 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा बेटे,
178 डिग्री का टोटल डेविएशन, ये D6 हो गया। उसके बाद ई सेक्शन से डाउट है E3 एंड E4, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो क्या है E3, क्या है बेटे? E3 हमसे बोल रहे हैं कि इस तरह का प्लेनो कॉनकेव लेंस है, लेकिन इसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव लेंस, थिकनेस बीच से 20 सेंटीमीटर, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, 3/2 रिफ्रैक्ट। यहाँ पर कोई ये किसी कागज पे रखा और कागज पे बना हुआ है कोई फ्लावर, एफ नाम दे देते हैं उसको। यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है, तो एक्चुअल पोजीशन से कितना उठा हुआ दिखाई देगा। देखो फ्लावर है, मान लो एयर में, एयर से रेज आएंगी ग्लास में, तो एयर से ग्लास के लिए वो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, डी डैश इक्वल टू डी बाई एन आई बाई एन आर। तो डी 0 है, इसका मतलब डी डैश भी 0, तो डी डैश मतलब वहीं के वहीं इमेज बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यही अब मतलब रेज ऐसे ही जा करके इस कर्व्ड सरफेस पर इंसिडेंट होंगे। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएं, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई आर, आर को लिख देंगे +20। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी प्लस 3/40, 1 माइनस 3/2 करेंगे तो -1/2, तो -1/40। तो 1/b की क्या वैल्यू आ जाएगी, -4/40, तो v आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है बेटे, ये अपर सरफेस से 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, यहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है। ये रेज इधर से ऐसे, तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, 20 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर ही उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके अलावा और क्या पूछा है, E4 भी पूछ रहे हैं। E4 में क्या है, डी डायमीटर की एक बीम है, ये बोल रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ बीम एट द बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगी, ये हमें पता लगाना है। तो देखो क्या है, ये एक हेमिस्फेयर है बच्चों, और इस पर डी डायमीटर की बीम, पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में डायमीटर छोटी है, मैं डायग्राम में बनाने के लिए ताकि ये ठीक से दिख जाए बड़ी बना रहा हूँ। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ कि कर्व सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पर रेज इंसिडेंट हो रही हैं और एयर में इंसिडेंट हो रही है, ग्लास में जा रही हैं, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, n2 बाई बी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। तो आ जाएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/2r, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 3r के बराबर v की वैल्यू, v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3r। इसका मतलब क्या है, इमेज कहाँ पर बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी ये 3r डिस्टेंस, ये रेस को ऐसे बेंड कर देंगी कि कहाँ पर इमेज बनेगी, 3r डिस्टेंस नीचे।
ठीक है। ये जो पूरी डिस्टेंस आ रही है, ये पूरी यहां से नीचे तक, ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 3r। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी, ये वाली, ये कितनी बच जाएगी? 3r में से r सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस बच जाएगी 2r। देखो, बीम मतलब पतला होता जा रहा है तो उसके डायमीटर कम होता जा रहा है, तो हमें कौन सा वाला डायमीटर पता करना है? हमें ये वाला डायमीटर पता करना है। इसको सी डी नाम दे देते हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लोगे। अब ये वाली डिस्टेंस ए बी दी हुई है हमें, जो कि डी के बराबर है। सिमिलर ट्राइंगल अप्लाई कर दो, तो सी डी डिवाइडेड बाई 2r इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 3r। तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू डी। यस, ठीक है। ये सेक्शन ई हो गया। अब मेंस वाले बच्चे आ जाओ बच्चों, मेंस वालों का डाउट बनाएंगे। मेंस शीट में से डाउट। हाँ, एडवांस स्टूडेंट्स इफ दे डोंट वांट टू अटेंड फर्दर दे कैन लीव नाउ। मेंस का मैं डाउट बता रहा हूँ, या फिर तुम सुन लो बच्चों, कुछ ना कुछ नया सवाल मिलेगा तुमको तो अच्छा है। पार्ट 2 का ई। हाँ हाँ बेटा, आई एम हियर। और मैं अपना मेंस वाला शीट जरा ओपन कर रहा हूँ।
अच्छा बच्चों, for some reason I'm not able to download that sheet, so we'll have to do it some other day. ठीक है, ये अब मैं इसका किसी और दिन रख लूंगा बिफोर अवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके ओके ओके। तो हाँ, if you can share the photo, but I think now it will be late, so it's better we'll do it in the next lecture, right? I have next lecture also we will do some discussion. uh, section F, section F we will discuss from question number F1 to question number F9, both part 1 and part 2, part 1 and part 2, F1 से लेकर F9। yes